Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, let's continue with the lecture today. तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर के साथ। और लास्ट लेक्चर में हमने मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की स्कीम को डिस्कस किया था और हमने कंज्यूमर ई प्रोटेक्शन रूल्स के बारे में डिस्कस किया था, है ना। तो चलिए अभी आगे कंटिन्यू करते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्कीम्स देखते हैं कौन कौन सी स्कीम है। तो सबसे पहली आती है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, है ना। तो क्या मतलब है इसका? एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट, मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है ना, उसका कोई एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट होगा जिसमें वो स्पेशलाइज उसको प्रोड्यूस करने में वो स्पेशलाइज होगा वो डिस्ट्रिक्ट, है ना। उसको हम प्रमोट करेंगे, है ना, उसको हम प्रमोट करेंगे ताकि उसका एक्सपोर्ट हो पाए और फिर डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट हो पाए। ये स्कीम का मकसद है ना। तो नाम से ही पता चल रहा है, हमने देखा नाम से कैसे हम गेस करते हैं कि स्कीम का क्या मतलब होता है ना। तो इसमें हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट को हम आइडेंटिफाई करेंगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पोटेंशियल हम आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि मान लो हो सकता है कि वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल के कोई डिस्ट्रिक्ट में फ़िश प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, है ना। तो हम उस डिस्ट्रिक्ट में फ़िश प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे, है ना। फ़िश प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे और इसको प्रमोट करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, इस डिस्ट्रिक्ट का फ़िश इज़ द वन प्रोडक्ट जो उसको फोकस होगा, है ना। ऐसे ही हो सकता है कि मान लो जैसे कि कर्नाटका का कोई डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे लेट्स से नारियल बहुत अच्छे मिलते हैं फॉर एग्जांपल, है ना। नारियल बहुत अच्छे मिलते हैं तो वहाँ से हम कोकोनट वाटर को एक्सपोर्ट करेंगे, है ना। तो इस टाइप से बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, इस टाइप से बेसिकली हम ऐसे प्रमोट करेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज प्रोडक्ट को, ठीक है। अब हम इसके अंदर थोड़ा पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या है ना। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है उससे इंगेज कर रहा है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में काम करेंगी ऐसे इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, ताकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को हम इंप्लीमेंट कर पाएँ। तो इसमें बेसिकली हर डिस्ट्रिक्ट को हम एक एक्सपोर्ट हब बनाएंगे जहाँ से वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगा। उसका मतलब बेसिकली फैसिलिटीज़ बढ़ाएंगे ताकि वो उसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बढ़ पाए, है ना। इससे क्या होगा, इससे बॉटल नेक्स एड्रेस होंगे, है ना, उन प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोकल एक्सपोर्टर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करेंगे ताकि वो स्केल अप करें अपना मैन्युफैक्चरिंग, है ना। और ताकि और पोटेंशियल बायर्स को हम ला पाएँ और उस प्रोडक्ट को बेसिकली प्रमोट कर पाएँ। इससे बेसिकली क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट का भी साथ में डेवलपमेंट होगा, है ना। डिस्ट्रिक्ट का भी डेवलपमेंट होगा और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, है ना। तो यही सब इसका ऑब्जेक्टिव है ना। उसके बाद जापानीज़ बिजनेस डेवलपमेंट कंसेप्ट की बात करते हैं। जापान का एक बिजनेस डेवलपमेंट कंसेप्ट न्यूज़ में आया था। क्या है? इट इज़ एम्ड एट प्रमोटिंग अ कॉम्पिटेटिव एंड स्टेबल प्रोडक्ट फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया टू पुश सेल्स एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। तो बेसिकली ये जो स्कीम हम लाए हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली स्कीम, वो इसी पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है वो? जापानीज़ बिजनेस डेवलपमेंट कंसेप्ट पे। ये यही बोलता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया के कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को आप प्रमोट करो, है ना, ताकि उस पर्टिकुलर एरिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उस लोकल पॉपुलेशन का हम बढ़ा पाएँ, है ना। तो ये अगर आ जाए कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो आप क्या बोलोगे, जापानीज़ बिजनेस डेवलपमेंट के जापानीज़ बिजनेस डेवलपमेंट कंसेप्ट पे बेस्ड है, जिसमें ये बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करके उसको बढ़ावा दो ताकि जो लोकल पॉपुलेशन है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ पाए। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा आता है प्रारंभ। प्रारंभ क्या है? व्हाट इज़ प्रारंभ? प्रारंभ इज़ अ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। तो बेसिकली एक इंटरनेशनल समिट होता है जिसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स बाहर के आते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि भाई क्या क्या इनोवेशन चल रहा है, कैसे हम इनोवेशन से हम बेसिकली सस्टेनेबल यूज़ को प्रमोट कर पाएंगे, या फिर जितनी भी दिक्कतें समाज में आ रही हैं, है ना, उसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो वो होता है प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट में। इसकी 5th एनिवर्सरी थी अभी, है ना। और कब ये लॉन्च कब हुआ था? 2016 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है? इसको ऑर्गेनाइज करता है DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर जो है। DPIIT का फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एंड इंटरनल ट्रेड, है ना।
सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और स्पाइसेस बोर्ड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो स्पाइसेस बोर्ड क्या है, स्पाइसेस बोर्ड भी इसी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। तो ये ध्यान रखना, स्पाइसेस बोर्ड किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। क्या है ये, ऑटोनॉमस बॉडी है जो बेसिकली 52 शेड्यूल स्पाइसेस के प्रमोशन के लिए बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो 52 स्पाइसेस हैं, है ना, इनको ये प्रमोट करता है, ठीक है। और क्या करेगा, स्मॉल और लार्ज कार्डमम को ये बेसिकली वो करता है, डेवलप करता है, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली क्या है, मोटिव है। बॉडी किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जैसे कि हमने पढ़ा कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, 1987 में स्पाइसेस बोर्ड एक्ट के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ऑटोनॉमस है, स्टैट्यूटरी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये इसका फुल फॉर्म याद रखना, गलती से सिक्योरिटी बोल दिया था, वो गलत है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नाम से देखो क्या है, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। तो प्रोडक्टिविटी है मतलब किसी चीज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, है ना। तो ये काउंसिल का काम ही है ये कि ये क्या करती है, रिसर्च करती है, इस टाइप की रिसर्च करती है कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये नेशनल लेवल पे बेसिकली काम करती है। तो इसमें डिफरेंट टॉपिक जैसे एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या फिर रिसर्च भी करती है और अलग अलग टॉपिक के बारे में जानकारी भी प्रोवाइड करती है। तो इसमें आप इसकी साइट पे जाओगे तो आपको दिखेगा वेबिनार्स होते रहते हैं इनके, है ना। तो वेबिनार्स डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे होंगे, एआई पे होगा, वर्चुअल रियलिटी पे हो जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी पे होगा वेबिनार्स। तो ये सब रिसर्च करती रहती है और ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कैसे हम पर्टिकुलर सेक्टर्स में, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, इन सब में कैसे हम बेसिकली प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये काम है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल का। जो ये है किसके अंदर है, आती किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये आपको मिनिस्ट्री याद रखनी है कि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर है। कब स्टैब्लिश हुई थी, 1958 में। क्या है, ऑटोनॉमस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है और किसकी लाइन्स पे ये बेसिकली किसके कौन सी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो टोक्यो की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, एपीओ, जिसका ये एनपीसी कॉन्स्टिट्यूएंट है ना। तो ये जो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसका जो इंडिया है वो फाउंडिंग मेंबर है। तो ये याद रखना है आपको कि जो टोक्यो बेस्ड एपीओ है, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसका भी इंडिया फाउंडिंग मेंबर है ना, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आप याद रखना कि ये जो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर है ना। Besides undertaking the research in the area of productivity, NPC has been providing consultancy and training services also, है ना। जैसे कि वेबिनार वाला मैंने बताया आपको, वो ट्रेनिंग ही है आपको, है ना। आपको अगर वर्चुअल रियलिटी के बारे में जानकारी चाहिए हो तो इनका आप वेबिनार देख सकते हो, है ना। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हैं। तो सब पे ये ट्रेनिंग भी देते हैं और कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसकी बात करते हैं एक्रीडेशन कन्फर्मिंग टू ISO 17020 बाय द नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी, Quality Council of India, for undertaking inspection and audit work in the area of food safety audit and scientific storage of agriculture products. Okay. तो इसमें याद करने वाली चीज़ ये है कि ये जो ISO का सर्टिफिकेशन है, ये मैंने इंक्लूड इसलिए किया है ये वाला पॉइंट, क्योंकि इसमें जो ISO का सर्टिफिकेशन है ये आपको याद रखना है, ये मिलता किस लिए है, ये मिलता है फूड सेफ्टी के लिए, है ना। फूड सेफ्टी ऑडिट और साइंटिफिक स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए ये स्टैंडर्ड है जो मीट करना चाहिए। तो ये पूछ सकते हैं, इसीलिए बस इंक्लूड किया और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ISO 17020 2012 वाला स्टैंडर्ड, और ये देता कौन है स्टैंडर्ड, ये देता है NABCB, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये सर्टिफिकेशन कौन देता है, ये फूड सेफ्टी सॉरी ये बॉडी देती है, और किस लिए है, ये फूड सेफ्टी ऑडिट के लिए, है ना। 3 साल के लिए वैलिड होता है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इससे बेसिकली क्या होगा, जो थर्ड पार्टी ऑडिट होता है, जो भी फूड फूड स्टोरेज वेयर हाउसेज होते हैं और जो फूड मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनका इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिट हो सकता है। और अगर वो इस स्पेसिफिकेशन को कंफर्म नहीं करते हैं ना, तो उनके ऊपर बेसिकली पनिशमेंट होगा, या फिर जो भी सील कर दिया जाएगा फैक्ट्री वगैरह, है ना, प्रेमाइसेस को सील कर देगी, तो वो होगा। और ये जो बेसिकली ISO का सर्टिफिकेशन है, ये क्या इंश्योर करेगा, फूड सेफ्टी और फूड स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद MEIS स्कीम की बात करते हैं, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, है ना। तो इसमें क्या है,
तो देखो दो टाइप की चीज़ें होती है, एक होता है सर्विस एक्सपोर्ट और एक होता है जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो गुड्स का जो एक्सपोर्ट होता है उसको बोलते हैं मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, है ना, मर्चेंडाइज, सॉरी नॉट मर्केंट, इट्स कॉल्ड मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, है ना। तो बेसिकली मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इंडिया से ये स्कीम आई थी, है ना। ये किसके अंडर आई थी? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो थी इंडिया की 2015 से 20 वाली, उसके अंदर ये आई थी। इसमें क्या होता है, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, एक्सपोर्टर्स को बेसिकली सब्सिडी दोगे, है ना। तो इसमें क्या होता है, एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी मिलती है। कैसे मिलती है सब्सिडी? तो जो एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है ना, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी, मान लो आप कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है। जैसे इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट ड्यूटी होती है, वैसे ही एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है ना। तो इसमें इनको रीइंबर्समेंट मिल जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इनको क्रेडिट स्लिप्स इशू होंगी, है ना, क्रेडिट स्लिप इशू होंगी और वो अपनी एक्सपोर्ट ड्यूटी में उसको रीइंबर्स कर सकते हैं। जैसे मान लो, इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो आपकी एक्सपोर्ट ड्यूटी 100 रुपये लग रही है ना, 100 रुपये लग रही है आपकी एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। तो इस स्कीम के अंडर क्या होगा, आपको एक क्रेडिट स्लिप मिल जाएगी, लेट से आपको क्रेडिट स्लिप मिल गई 50 रुपये की, है ना। तो वो 50 रुपये का कूपन आप दिखाओगे तो वो जो आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो कम होकर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 50, 50 ही पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस टाइप से ये स्कीम चलती है, ठीक है। उसके बाद कौन नोटिफाई करता है इसको, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, ये ध्यान आ गया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड को नोटिफाई करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, चलो जल्दी से देख लेते हैं। टू ऑफसेट इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज ऑफ एंड एसोसिएटेड कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोडक्ट्स which are produced manufactured in India, especially those which have high export intensity, employment potential and thereby enhancing India's export competitiveness। तो बेसिकली क्या है, कुछ नहीं है, इतनी टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि हमको उन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ाना है जो इंडिया में बनते हैं, है ना, जो इंडिया में पड़ते हैं, इंडिया में बनते हैं, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है, और वो बेसिकली ऐसे सेक्टर्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, है ना। तो अगर कोई ऐसा सेक्टर है, जैसे लॉजिस्टिक्स ही बोल लूँ मैं फॉर एग्जांपल, लॉजिस्टिक्स तो खैर सर्विस हो गया, मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया में ही बनता है ना, इंडिया में उसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और उसका एक्सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, जैसे जेम्स ज्वेलरीज वगैरह हो गई, है ना, और आपके हर्ब्स हो गए, हर्ब्स इंडिया में काफ़ी बनते हैं ना। तो इन सब का एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, डिमांड में काफ़ी अच्छा है ना। तो इस और ये एम्प्लॉयमेंट भी बहुत जनरेट करते हैं। ऑब्वियसली जब एक्सपोर्ट इंडस्ट्री फुल फ्लरिश करेगी तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो ऐसे हम सेक्टर्स को क्या करेंगे, बूस्टअप करेंगे, है ना। इनका एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ये स्कीम आई थी, ठीक है। तो इसने जब ये स्कीम आई थी, इसने 4-5 स्कीम को रिप्लेस किया। क्या क्या है, फोकस प्रोडक्ट स्कीम, फोकस मार्केट स्कीम, मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव स्कीम और विशेष कृषि ग्राम उपज योजना। इन सब स्कीम को इसने रिप्लेस करके एक इकलौती स्कीम आई है जो है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहली स्कीम आती है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ठीक है। अब नाम से अगर हम देखने जाएंगे तो ज़्यादा पता नहीं चलेगा हमको, बस पता चलेगा किसी व्यक्ति के अगेन, मतलब किसी व्यक्ति या लोग के लिए, है ना, लोगों के लिए है बेसिकली ये। तो इससे बस आप ये गेस कर सकते हो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर होगी, है ना। तो उनका हमको कल्याण करना है ना, उनका कल्याण मतलब उनका बेनिफिट करना है, ठीक है। तो लोगों के बेनिफिट के लिए कुछ स्कीम है ना। तो इतना ही आप बता पाओगे इसे। अब बीमित का जनरली मतलब मालूम नहीं होता लोगों को, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं है क्या अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। तो इसमें बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो क्या होगा इसमें बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में, क्या होगा कि मान लो आपने जॉब छोड़ दी, ठीक है, आप अनएम्प्लॉयड हो। तो पहले क्या होता था, आप अनएम्प्लॉयमेंट हो, आप अगर अनएम्प्लॉयड हो, कोई लेबर अगर अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर आप 90 दिन तक अनएम्प्लॉयड रहते हो, ठीक है, तो 90 दिन के बाद आपको कोई पैसा मिलने लगेगा, ठीक है। वो कौन देता है, वो ESIC इंश्योर करता है, ठीक है। तो जब भी आपका एम्प्लॉयर आपको ये डिक्लेयर कर देता है कि मैंने इस वर्कर को निकाल दिया है, तब से 90 दिन तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप अनएम्प्लॉयड हो 90 दिन तक। उसके बाद आपको एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टाइप का समझ लो, वो मिलने लगेगा इस स्कीम के अंडर, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंदर। तो ये बेसिकली क्या है, ये कैश कंपेंसेशन है टू इंश्योर्ड पर्सन विच दे आर रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड, है ना। तो ये बेसिकली जो भी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है, जो कि एम्प्लॉयर रजिस्टर करता है अपने एम्प्लॉय को, है ना, जो भी इसके अंडर ESIC कॉर्पोरेशन के अंदर रजिस्टर्ड है, उनको बेसिकली क्या होगा, उनको कैश कंपेंसेशन मिलेगा। समझ में आ गया, उनको कैश कंपेंसेशन मिलेगा जो अनएम्प्लॉयड रह चुके हैं 90 दिन तक के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। इनिशियली जो स्कीम थी उसमें 90 दिन तक का है, अभी इसको चेंज किया गया है क्योंकि कोविड-19 आ गया था, है ना। तो अब इशू देखते हैं क्या है। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इशू आया है इसमें। क्या इशू आया है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में? इसमें ये इशू आया है कि कुछ एम्प्लॉयर्स ने अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल तो दिया है बट रिपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा ऐसा किया, कुछ एम्प्लॉयर्स ने क्या किया, इन्होंने इनको निकाल दिया जब कोविड आया। जैसे मान लो मार्च में कोविड आ गया, है ना, तो इन्होंने इनको निकाल दिया मार्च में, ठीक है।
बट रिपोर्ट नहीं किया कि हमने इनको मार्च में निकाला है ना, और इनको सैलरी भी ये लोग नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ, इनको फॉर्मली निकाला नहीं गया, ठीक है, इनको सैलरी पे करना बंद हो गया। तो हमने तो देखा था ना कि अटल बीमित व्यक्ति में क्या होता है, जब जब से एम्प्लॉयर आपको अनएम्प्लॉयड रिपोर्ट करता है तब से 90 दिन बाद आपको ये कैश कंपेंसेशन मिलना चालू होता है ना, तभी होता है। अब एम्प्लॉयर ने आपको किया ही नहीं है अनएम्प्लॉयड डिक्लेयर, ठीक है, आपका बस पेरोल स्टॉप कर दिया, मतलब आपको सैलरी देना बंद कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि इनको कैश कंपेंसेशन नहीं मिल पा रहा था, समझ में आ रहा है, इनको कैश कंपेंसेशन नहीं मिल पा रहा था, तो ये इशू आया। In some cases, employees have struck off their employees from the roles few months after actually terminating them from service। समझ में आ गया, टर्मिनेट करने के कुछ महीने बाद उनका ये स्टॉप किया गया है, ठीक है, जो उनको अनएम्प्लॉयड डिक्लेयर किया गया है ना। तो इससे क्या हुआ, इससे वो जो पीरियड है वो बढ़ गया है ना। मान लो आप निकल तो गए थे 1 महीने पहले, बट आपका एम्प्लॉयर रिपोर्ट कर रहा है कि आपको 2 महीने बाद निकालना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो जो 90 दिन का गैप है जिसके बाद आपको कैश कंपेंसेशन मिलना चालू होता वो बढ़ जाएगा आगे, है ना। तो इससे क्या हो रहा था, लोगों को कैश कंपेंसेशन नहीं मिल रहा था, है ना। ड्यूरिंग दिस पीरियड ESI कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज ऑल्सो नॉट फाइल्ड बाय द एम्प्लॉयर्स फॉर दीज एम्प्लॉयज इन द सिस्टम, है ना। तो एम्प्लॉयर को कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है, ESI का जो पार्ट होता है, कुछ पार्ट जो है एम्प्लॉयर देता है और कुछ पार्ट गवर्नमेंट देती है, तो 12% का लगभग कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर साइड से, है ना। तो 12% सैलरी का बेसिकली ये एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को सबमिट करता है उस एम्प्लॉयर के लिए, समझ में आया, उस एम्प्लॉयर के लिए। तो ये बेसिकली ये सबमिट भी नहीं कर रहे थे ये, है ना, और निकाला भी नहीं इनको, और इनको सैलरी भी नहीं दी जा रही थी, ठीक है। तो ये एक्चुअली तो ये अनएम्प्लॉयड थे ही, बट इनका रिपोर्टिंग नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये इशू आया था। एज अ रिलीफ अंडर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना इज अवेलेबल इन ओनली इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान रखना, अनएम्प्लॉयड होना जरूरी है, 90 दिन तक अनएम्प्लॉयड होना जरूरी है, तभी आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है। तो इसमें तो क्या हुआ, इसमें टर्मिनेट कर ही नहीं रहते उनको, है ना, तो उनको रिलीफ नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। तो ESI कंपेंसेशन टू बी, अब ESI ने क्या बोला, ESI ने बोला कि अगर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो है ना, कंपेंसेशन टू बी पेड फॉर दैट पीरियड ऑल्सो व्हेन द एम्प्लॉयर हैज शोन जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन। मान लो आप 3 महीने तक एम्प्लॉयड थे, है ना, बट जो एम्प्लॉयर है आपका वो ना आपको सैलरी दे रहा था ना आपका ESI कॉन्ट्रीब्यूशन भर रहा था, तो इसमें आपका ESI कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो था, है ना। तो उन्होंने बोला कि इस टाइम पीरियड के लिए भी उनको कैश कंपेंसेशन मिलेगा, है ना, उन जो लोग हैं उनको कैश कंपेंसेशन मिलेगा, ठीक है। ये बेसिकली ESI ने बोला। 2020 में इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रिलैक्स कर दिया गया था क्योंकि कोविड-19 आया है ना। तो इसमें क्या था कि पहले जो था 25% मिलता था आपको, ठीक है। तो आपका जो वेज होता था, आपका जो आप जितना भी कमाते हो उसका 25% आपको एज अ कैश कंपेंसेशन मिलता था जब आप 90 दिन तक अनएम्प्लॉयड रहते थे, है ना। अब ये 25% को बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 50% कर दिया गया था, ठीक है। और वो जो 90 दिन था, जो 90 दिन तक आप अनएम्प्लॉयड रहो तभी मिलता है ना, जब आप 90 दिन तक रहोगे तभी मिलेगा। इस 90 दिन को घटा के कितना कर दिया गया, 30 दिन कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये जो 90 दिन है उसको रिड्यूस करके 30 डेज कर दिया गया है। और ये जो कैश कंपेंसेशन आपको मिलता था वो 25% ऑफ द वेज पहले था, उसको बढ़ा के 50% ऑफ द वेज कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। द इंश्योर्ड पर्सन कैन सबमिट द क्लेम डायरेक्टली टू ESIC ब्रांच, है ना। अभी क्या है, जो भी एम्प्लॉई है वो डायरेक्टली एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को डायरेक्टली क्लेम सबमिट कर सकता है। पहले क्या होता था, पहले बेसिकली एम्प्लॉयर सबमिट करता था, ठीक है। तो एम्प्लॉयर अपने साइड से ESIC को भेजता था, तभी ESIC उसको प्रोसेस करता था। बट अब क्या है, जो इंश्योर्ड पर्सन है, जो भी एम्प्लॉय है वो डायरेक्टली अपना क्लेम इसमें सबमिट कर सकता है, ठीक है। तो ये चेंज आया है। उसके बाद क्या है, द इंश्योर्ड पर्सन हैव बीन इंश्योरेबल अमाउंट फॉर अ मिनिमम ऑफ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। 2 साल तक आपको उसको कैश कंपेंसेशन देना पड़ेगा बिफोर हिज और हर एम्प्लॉयमेंट शुड हैव बीन कंट्रीब्यूटेड फॉर नॉट लेस देन 78 डेज, ठीक है, इन द कंट्रीब्यूशन पीरियड इमीडिएटली प्रोसीडिंग टू द अनएम्प्लॉयमेंट एंड मिनिमम 78 डेज इन वन ऑफ द रिमेनिंग 3 कंट्रीब्यूशन रिमेनिंग इन द 2। कुछ नहीं है, बकवास है, उसमें ये बोल रहा है कि कम से कम एम्प्लॉयर को मतलब कम से कम एम्प्लॉय को 78 डेज का इंश्योरेंस उसमें सबमिट करना पड़ेगा, तभी इस स्कीम का बेनिफिट आप उठा सकते हो, ठीक है। हैव बीन इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट फॉर अ मिनिमम ऑफ 2 साल, कम से कम 2 साल तक वो एम्प्लॉयड रहा हो, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो 2 साल तक कम से कम वो एम्प्लॉयड रहा हो, और दूसरा वो जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है, जो 12% कंट्रीब्यूशन था ना, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करता है, तो वो जो 12% कंट्रीब्यूशन है वो कम से कम 78 डेज तक होना चाहिए। कब से 78 डेज, जब से वो अनएम्प्लॉयड हुआ है। मान लो आपको मार्च में निकाला है ना, तो मार्च से 78 डेज पहले से आप कम से कम इसमें वो कर रहे हो, इसमें पैसा डाल रहे हो ESIC में, है ना, आपने इंश्योरेंस डाला है, इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया है 12%, ये तभी आप इसका कर सकते हो, फ़ायदा उठा सकते हो, नहीं तो नहीं उठा सकते, ठीक है। ये बेसिकली स्कीम में बोला गया।
उसके बाद नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं। क्या है नेशनल करियर सर्विस? तो करियर से रिलेटेड है कोई चीज़ है ना, तो करियर काउंसलिंग टाइप का कुछ हो सकता है इसमें, है ना। तो देख लेते हैं क्या है। इट इज़ वन ऑफ द मिशन मोड प्रोजेक्ट्स अंदर ई गवर्नेंस प्लान, है ना। तो ई गवर्नेंस प्लान के अंडर ये है, क्या है इसमें, क्या होगा इसमें, करियर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। करियर सर्विसेज मतलब मान लो आप, करियर क्या होता है, मतलब आपने कुछ चीज़ करी है, आपने मान लो कोई डिग्री है आपकी, है ना। आपकी कोई डिग्री है, अब आप क्या करोगे, डिग्री लेने के बाद आप एम्प्लॉयमेंट सीख करोगे उसका, है ना। तो बेसिकली क्या होगा, जो डिग्री होल्डर्स हैं, है ना, जो जो जॉब ढूंढ रहे हैं, बेसिकली कुल मिला के मैं ये बोल सकता हूँ, जो जॉब ढूंढ रहे हैं और जो जॉब देने के लिए रेडी हैं, उनको उनके बीच का जो ब्रिज है उसको, मतलब उसका जो गैप है उसको ब्रिज करने के लिए ये स्कीम आया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इट विल ब्रिज द गैप बिटवीन जॉब सीकर्स जो जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है, एंड एम्प्लॉयर्स जो जॉब देंगे, ठीक है। इनको बेसिकली कनेक्ट करने के लिए ये नेशनल करियर सर्विस स्टार्ट किया गया था, है ना। तो इसमें क्या होगा, कैंडिडेट सीकिंग ट्रेनिंग एंड करियर गाइडेंस एंड एजेंसीज प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग करियर काउंसलिंग बाय ट्रांसफॉर्मिंग द नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली जो जॉब ढूंढ रहे हैं, है ना, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, अब देखो अगर आप जॉब ढूंढते हो ना तो आप बहुत तरीक़ों से ढूंढ सकते हो। कुछ कुछ बेसिकली करियर गाइडेंस फॉर्म्स भी होते हैं जो ये काम करते हैं, एजेंसीज भी होती हैं जो आपकी जॉब लगवाती हैं, है ना। जैसे लिंक्डइन है ना। तो लिंक्डइन पे आप जनरली यही करते हो, जाके लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाते हो, है ना, और फिर वहाँ पे बेसिकली प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जॉब ढूंढ सकते हो, है ना। तो उसी टाइप की एजेंसीज भी होती हैं जो ये काम करती हैं, ठीक है, जो आपको जॉब लगाने का काम करती हैं। तो उनके बीच में बेसिकली ये गैप को ब्रिज करेगा, है ना। तो जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स और कैंडिडेट सीकिंग ट्रेनिंग, करियर गाइडेंस एजेंसीज जो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं, करियर काउंसलिंग जो प्रोवाइड करती हैं, उनके बीच में ये बेसिकली जो ब्रिज है, जो गैप है, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा, उसको ब्रिज करेगा, ठीक है। National Career Service provides a host of career-related services such as dynamic job matching, career counseling, job notifications, vocational guidance, information on skill development courses, internships and others, ठीक है। तो ये सब जितना भी करियर से रिलेटेड काम है, जितना भी करियर से रिलेटेड काम है, चाहे वो जॉब ढूंढना हो, चाहे वो इंटर्नशिप प्रोवाइड करना हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट वाले कोर्सेज हों, चाहे वो वोकेशनल गाइडेंस हो, वो सब ये नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट के अंदर आता है ना। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो इसमें फ्री ऑनलाइन कोर्सेज देगा ताकि स्किल का अपग्रेडेशन हो पाए। जो भी जॉब सीकर्स हैं उनका स्किल को अपग्रेड करने के लिए वो बेसिकली फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करेगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है नेशनल अथॉरिटी फॉर रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स, है ना। तो अभी रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स कहाँ पे होती है, गुजरात में होती है। गुजरात में सबसे बड़ा सेंटर है अलांग करके नाम है ना। वहाँ पे रिसाइकलिंग सेंटर है, तो वहाँ पे बहुत बड़े स्केल पे रिसाइकलिंग होती है शिप्स की, ठीक है। तो इसके बारे में आगे बात करते हैं, क्या बोला है, क्या नोटिफिकेशन आया। तो सेंटर ने नोटिफाई किया है डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग को एज अ नेशनल अथॉरिटी फॉर रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स, है ना। तो अभी आपको ये याद रखना है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग जो है वो उसको नोटिफाई कर दिया गया है एज नेशनल अथॉरिटी फॉर रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स। रोल क्या होगा, जो भी ये डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग होगा वो क्या करेगा, वो एडमिनिस्टर करेगा, सुपरवाइज करेगा, मॉनिटर करेगा, जितनी भी शिप्स रिसाइकलिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उन सबको ये क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा, मॉनिटर करेगा और एडमिनिस्टर करेगा, है ना। जनरल देख रेख करेगा, है ना, ओवरलुक करेगा, समझ में आ रहा है, ओवरलुक तो नहीं, लुक आफ्टर करेगा, सॉरी ओवरलुक तो गलत हो गया, लुक आफ्टर करेगा, है ना। तो ये कौन करेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, है ना। और ये बेसिकली फाइनल अथॉरिटी होगा जितने भी अप्रूवल्स हैं रिसाइकलिंग से रिलेटेड, है ना। शिप रिसाइकलिंग से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज आ रही हैं उसके जितने भी अप्रूवल्स हैं, है ना, वो कौन देखेगा, यही देखेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है बाहर का इंटरनेशनल कन्वेंशन है, हांगकॉन्ग कन्वेंशन ऑन रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि ऐसे पूछ लेते हैं, हांगकॉन्ग कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, है ना, उसमें दे देंगे आपको ऑप्शन 5-6, इसमें से एक ऑप्शन होगा शिप रिसाइकलिंग, है ना। तो आपको याद रखना है कि इट इज़ रिलेटेड टू शिप रिसाइकलिंग, है ना। हांगकॉन्ग कन्वेंशन इज रिलेटेड टू शिप रिसाइकलिंग। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया इसका पार्ट है ना। इंडिया हैज़ एक्सीडेड टू हांगकॉन्ग कन्वेंशन फॉर शिप रिसाइकलिंग अंडर IMO, है ना। तो इसी से 4 स्टेटमेंट बन सकती हैं। पहला कि हांगकॉन्ग कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, शिप रिसाइकलिंग से। क्या इंडिया इसका पार्ट है, यस इंडिया है, इंडिया इज़ अ पार्ट। किसके अंडर आता है, IMO के अंडर आता है ना, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें जो गाइडलाइंस इसमें हैं इस कन्वेंशन में, दे एंश्योर दैट शिप्स आर बीइंग रिसाइकल्ड आफ्टर रीचिंग द एंड ऑफ देयर ऑपरेशनल लाइफ एंड डू नॉट पोज एनी अननेसेसरी रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, है ना। तो जब शिप का लाइफ खत्म हो गया तभी उसको रिसाइकिल करें, उससे पहले उसको रिसाइकिल ना करें, है ना। तो ये सब इसमें बोला गया। तो कन्वेंशन अभी तक फोर्स में आया नहीं है, कन्वेंशन अभी आएगा फोर्स में, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि ये भी फोर्स में अभी आया नहीं है ना। तो ऐसे भी स्टेटमेंट आ सकता है, इज दिस कन्वेंशन इन फोर्स, तो सॉरी इट इज़ नॉट इन फोर्स, ठीक है, समझ में आ गया। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग प्लेयर इन द वर्ल्ड, ये आपको याद रखना है।
इंडिया में लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है कहाँ पे है, अलांग गुजरात में, ठीक है। ऑन एन एवरेज 250 शिप रिसाइकिल होती हैं यहाँ पे, ठीक है, अराउंड द ईयर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के बारे में बात करते हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहला मिशन है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन। तो आप यही देखो कि टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है। टेक्सटाइल मतलब जो आप कपड़े पहनते हो वो टेक्सटाइल होते हैं ना। तो सिर्फ कपड़े तक तो सीमित नहीं है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना। टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होते हैं, बेसिकली जो अपनी टेक्निकल प्रॉपर्टीज़ के लिए फेमस होते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल पैराशूट, है ना। तो पैराशूट जो होता है, जो पैराशूट होता है, इतनी गंदी ड्राइंग है मेरी, है ना। पैराशूट जो होता है, ऐसे गुब्बारा बना देते हैं इसको ना, हाँ। ये जो पैराशूट है, मान लो ये आदमी है, ये पैराशूट से लटक रहा है नीचे, है ना। तो ये जो पैराशूट का मटेरियल होता है, ये जो फाइबर होता है इसमें जो लगा रहता है ना, वो क्या डेकोरेशन पर्पज़ के लिए थोड़ी होता है। उसका तो काम है ना कि ताकि वो ब्रेक ना करे, इतने प्रेशर में ऊपर से नीचे आ रहा है वो, है ना, इतनी हवा में, है ना, इतने प्रेशर से आ रहा है नीचे ताकि फटे नहीं ये, है ना। तो ये सब काम होता है, ये सब क्या है, इसका टेक्निकल प्रॉपर्टी है। तो पैराशूट में जो कपड़ा यूज़ होता है, जो टेक्सटाइल यूज़ होता है, इट इज़ कॉल्ड टेक्निकल टेक्सटाइल। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है ना। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, दूसरा एग्जाम्पल जैसे मान लो पीपीई किट हो गया, है ना, गुड एग्जाम्पल, पीपीई किट हो गया। तो पीपीई किट जो बनता है ना, वो उसमें जो यूज़ होते हैं मटेरियल, दैट इज़ टेक्निकल टेक्सटाइल। क्योंकि उसका काम क्या है, इन्फेक्शन रोकना, वायरस को रोकना, है ना। उसका काम ये डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए नहीं है, उसका काम रैम्प वॉक करने के लिए नहीं है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड टेक्निकल टेक्सटाइल्स। तो अब क्या है ये बेसिकली क्यों आया न्यूज़ में, क्योंकि CCEA जो है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, वो बेसिकली इसको इंप्लीमेंट करिए। नया मिशन आया है, 4 साल का इसका इंप्लीमेंटेशन पीरियड है। हम ये इसमें इंश्योर कर रहे हैं कि जो टेक्निकल टेक्सटाइल का मार्केट है इंडिया में, उसको हमको बढ़ावा देना है, उसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है, उसका डोमेस्टिक मार्केट को बढ़ाना है ना। तो ये सबको हमको बढ़ाना है, तो ये इसीलिए मिशन आया है। अभी हम नीचे टारगेट्स देखेंगे, उससे पहले हम बेसिक्स की बात कर लेते हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, टेक्निकल टेक्सटाइल्स आर मटेरियल्स दैट आर फेमस फॉर देयर टेक्निकल परफॉर्मेंस एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज एंड नॉट फॉर देयर एस्थेटिक एंड डेकोरेटिव पर्पस, है ना। शोबाजी के लिए नहीं है, फैशन के लिए नहीं है, वो अपने टेक्निकल प्रॉपर्टीज़ के लिए माने जाते हैं, है ना। ग्लव्स वगैरह हो गए, तो वो सब टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर आते हैं, है ना। अगर हम टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें इंडिया में, तो एनुअल जो टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है इंडिया का, वो 14,000 करोड़ का है। और अभी जो ये मिशन आया है, इसका ये टारगेट है कि इसको हमको कितना करना है, 20,000 करोड़ तक करना है ना। इसको हमको बढ़ा के 20,000 करोड़ तक करना है। उसके बाद गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है कि भाई हम जो मार्केट है उसको $350 बिलियन से तक कर देंगे। अभी कितना है ये, अभी है बेसिकली ये $167 बिलियन का मार्केट है। इसको हम बढ़ा के $350 बिलियन का मार्केट कर देंगे बाय 2024-2025 तक, है ना। और डोमेस्टिक मार्केट का साइज़ हम इंक्रीज़ करेंगे, $40 बिलियन अभी है, उसको बढ़ा के हम $50 बिलियन कर देंगे बाय 2024, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें हम एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात मैंने बता दिया कि ये जो एक्सपोर्ट है ये 14,000 करोड़ से लेकर हम 20,000 करोड़ तक, जो भी प्रेजेंट 14,000 करोड़ है उसको बढ़ा के हम 20,000 करोड़ कर देंगे। और ये इंश्योर करेंगे कि ये 10% ईयर ऑन ईयर ग्रो करता रहे, है ना, जब तक मिशन चल रहा है ना। फिर हम क्या करेंगे, इसके R&D और इनोवेशन पे काम करेंगे। ये जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स है ना, तो ये सब इसका बेसिकली टारगेट है, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्कीम की बात करते हैं, जो है समर्थ स्कीम। समर्थ स्कीम भी किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। तो ये आपको याद रखना है कि समर्थ स्कीम किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बेसिकली जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। कैसे कर सकते हो कैपेसिटी बिल्डिंग, इसमें रिसर्च लाके, इनोवेशन लाके, इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं उसको ट्रेन करके, उनको स्किलिंग करके, यही सब कर सकते हो कैपेसिटी बिल्डिंग। तो वही है इसमें, है ना। कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। क्या करेंगे हम इसमें डिमांड ड्रिवन प्लेसमेंट ओरिएंटेड नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क कंप्लाइंट स्किल प्रोग्राम्स हम बनाएंगे, है ना। बेसिकली स्किलिंग करने के लिए, इतना पता नहीं क्यों टफ लिख देते हैं, स्किलिंग करने के लिए है टेक्सटाइल सेक्टर में। आपको बस मोटा मोटा यही याद रखना है, समर स्कीम किसके लिए है, स्किल डेवलपमेंट के लिए है टेक्सटाइल सेक्टर में, है ना। बस इतना याद रखना है। टारगेट क्या है, इसमें टारगेट है कि हम 10 लाख लोगों को ट्रेन करेंगे इसमें, है ना। किस में ट्रेन करेंगे, स्पिनिंग और वीविंग में, है ना। जो वो देखा होगा ना, हमें लूम मशीन होती है, उसमें स्पिनिंग होती रहती है। तो जैसे गांधी जी का खदी था, है ना, तो उसमें वो चक्रा था ना ऐसे, जिसको वो घुमाते रहते थे और फिर उससे खदी बनता था। तो उसी को ही बोल रहे हैं। स्पिनिंग एंड वीविंग में बेसिकली हम उनको ट्रेन करेंगे। की फीचर्स क्या है इसके, ट्रेनिंग देंगे, है ना। आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम होगा ताकि अटेंडेंस इंश्योर हो। CCTV रिकॉर्डिंग होगी ट्रेनिंग प्रोग्राम की, ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर पाएँ। डेडिकेटेड कॉल सेंटर्स होंगे हेल्पलाइन नंबर के साथ, अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो आपको इसमें मिल जाएगी। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन कौन सी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। इंस्टीट्यूशंस होंगे, ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और बेसिकली कॉर्पोरेट के साथ भी टाई अप होगा, है ना, ताकि प्लेसमेंट भी इंश्योर किया जा सके, है ना।
फिर NGOs, इंस्टीट्यूट, सोसाइटीज़, ट्रस्ट, ऑर्गेनाइजेशन, जितने आप सोच सकते हो ना, सब इसमें है ना। एंटरप्रेन्योर्स जो काम कर रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर में, वो सब इसमें कोलैबोरेट करेंगे ताकि प्लेसमेंट दिया जा सके। समझ में आया? तो ये इसका स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का। ठीक है, चलो तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को। और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।